नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज है 5 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे रिवीजन। और उसके पहले आपको एक थोड़ा सा सजेशन, और सजेशन किस बात का? सजेशन इस बात का कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करते रहें। समय आपके पास ज्यादा शेष नहीं बचा है, ऐसे में बुद्धिमानी और समय का तकाजा यही कहता है कि आप लोग लगातार तैयारी करते रहें, अपने ऊपर विश्वास करके, अपने ऊपर भरोसा करते हुए कंसिस्टेंसी के साथ में, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में आपको लगातार तैयारी करनी है, इस बात के भरोसे के साथ कि आपका चयन इस बार होना ही होना है। और उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो यही हो जाती है कि आप सकारात्मक रहें अपने लक्ष्यों के प्रति। कभी कभी निराशा हाथ आती है, कभी कभी निराशा लगती है हमें यार कि हम किस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी लगता है यार इस एग्जाम को छोड़ के हम किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को अगर आप छोड़ देंगे, किसी और एग्जाम में जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता है। मेहनत आपको सभी जगह करनी पड़ेगी। आप चाहे कोई बिजनेस करेंगे, चाहे आप कोई दुकान खोलेंगे, चाहे आप कोई पढ़ाई करेंगे, आप कार्य कोई भी करेंगे, अगर सफलता उसमें चाहिए तो यह बात तय है कि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सबसे अगर आसान कोई चीज है तो वह है पढ़ाई, और पढ़ाई के दम पर आप बहुत बेहतर पोस्ट को पा सकते हैं। पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसलिए पढ़ाई में क्या करना है? अरे यार बंद कमरे में बैठना है। आजकल तो लाइब्रेरी चल गई है, एसी में बैठ के पढ़ रहे हो भाई साहब, ठंडा पानी पी रहे हो, सारी व्यवस्थाएं आपके सामने हैं, उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते हो, उसके बाद भी अगर आप टाइम वेस्ट करते हो, तो आप अपने साथ क्या करते हैं? धोखा देते हैं। आप अपने साथ सीधे अपने पैरों पर आप क्या करते हैं? कुल्हाड़ी मारने का कार्य करते हैं। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि अगर आप बाहर रह के तैयारी करते हैं या घर में ही रह के तैयारी करते हैं, तो आप इस एज में आप अपने गार्जियन स्वयं हैं, आप अपने पेरेंट्स स्वयं से हैं। यानी कि आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करने पड़ेगा। आपको खुद को तय करना पड़ेगा कब आपको सोना है, कब उठना है, कब जगना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कब खाना है, कब पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। ये आप अपने आप को स्वयं से गाइड कीजिएगा, तो आप बहुत जल्दी सफलता को अर्जित कर लेंगे। तो इसलिए बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे, बिना सहमे, बिना किसी नकारात्मकता के आपको लगातार तैयारी करनी है। और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि लिस्ट में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में ना लिख दिया जाए कि हां आपका नाम इस लिस्ट में है। तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जरूरी है कि आप चुपचाप से पढ़ाई करें, और उसके लिए सबसे जरूरी है रिवीजन करना, जो कि हम डेली करते हैं। रिवीजन ना सिर्फ करंट अफेयर्स का करना है, बल्कि रिवीजन आपको आपके जीएस के सेक्शन का भी करना है। उसके लिए मैंने कई बार आपसे कहा है कि सैटरडे या संडे या दोनों दिन आपको रिवीजन करना है। डेली सुबह उठ करके भी एक बार रिवीजन करना है, हर 16वें दिन पर एक रिवीजन करना है, और महीने के अंतिम में 31, 30 या फिर अगले महीने की 1 तारीख को भी आपको रिवीजन करना है जो आपने विगत 1 महीने में पढ़ा है। आप इस प्रणाली के साथ आगे बढ़िएगा, देखिएगा कि आपको एक जबरदस्त आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई मस्ती करते रहिए और अपने आप में चिल मारिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए। दोस्त यार और रिश्तेदार तो आपके सर पे बैठे रहेंगे भाई साहब, वो आपकी दिन भर आए दिन शादी करवाएंगे, दिन भर आपके लिए 2-4 रिश्ता लेके आएंगे। आप किसी को देखो बोलो नहीं ये पसंद है हमको, क्या कर लीजिएगा? ठीक है, लड़की हैं आप, लड़का दिखाया गया आपको, सुंदर सा गोलू मटोलू सा है, एकदम से बढ़िया सा मुस्कुरा रहा है, बाल बाल खींच के आया, जूता मोजा पहन के आया है रेड चिप का। आपने देखा, कहा जी हमको तो नहीं पसंद है, बात खत्म हो गई। लड़का भाई नहीं पसंद है तो शादी पिताजी कहां से कर लेंगे? बात खत्म। लड़के हैं आप तो भी कह दीजिए कि लड़की भैया नहीं पसंद है हमको, बाद में करेंगे शादी, है ना? लेकिन सीधे लड़की से मत कहना कि तुम पसंद नहीं हो। ऐसे किसी को इग्नोर नहीं किया जाता, किसी को मना नहीं किया जाता, लेकिन पिताश्री से कह सकते हैं कि लड़का हमको पसंद नहीं है, लड़की हमको पसंद नहीं है, बात खत्म हो गई। तो पसंद नहीं तो जबरदस्ती शादी नहीं की जा सकती है आपकी। ऐसे में आप लोग इनको क्या करिए, हाँ बहुत पसंद आ गए हैं तो चुप्पे से नंबर ले लीजिएगा, बाद में कहिएगा सर जी ऐसा है सर जी कि हम करते हैं तैयारी, बाद में करेंगे शादी आपसे, ठीक है? बात हो गई खत्म। तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, चिल मारिए, दिल खोल के हंसिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लगातार करते रहिए। आइए बिना देरी के हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा मोटिवेशन देंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, आप कहोगे सर जी
फालतू वाली बात ज्यादा करते हैं, अच्छी बात कम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि समय समय पर आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता रहता होगा, और उस डिमोटिवेशन से निकालने का कार्य एक शिक्षक का ही होता है। ठीक है, चलिए करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या, रिवीजन। ये सब, ये इनको पहचानते हो नहीं पहचानते हो भाई सब? रामलाल है इनका नाम, ठीक है, रामलाल, ठीक है, और ये सरकारी नौकरी करते हैं रामलाल जी, ठीक है। अब रामलाल जी सरकारी नौकरी करते हैं, तो पसंद हो गए तो चूज कर लीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाइएगा। चलिए, वैसे भी सरकारी नौकरी का बोलबाला बहुत ज्यादा है, हम लोग को जैसे तो को क्या ही बताएं हम। चलिए खैर छोड़िए। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी भीम का एक नया संस्करण भीम 3.0 लॉन्च किया गया है। एक्चुअली में कहना है कि सरकारी जो नौकरी है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ऐसा उसका बोलबाला हो गया है कि सरकारी नौकरी चाहे चपरासी करते होगे तो बड़ा बोलबाला है, और प्राइवेट नौकरी, टीचिंग की नौकरी आप चाहे 1 लाख 2 लाख मंथली कमाते होगे, आप जीरो हो। तो ये एक जो है मानसिकता लोगों की बड़ी खतरनाक हो गई है। सरहुल त्योहार आदिवासी समुदायों में सबसे अधिक पूजनीय उत्सव में से एक माना जाता है, जो कि जनजातीय जो समुदाय हमारे होते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। इसमें साल वृक्ष की जो है पूजा की जाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ये मैंने बता दिया, विशेष रूप से झारखंड और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? ये सरहुल त्योहार। यह प्रकृति की पूजा पर आधारित है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2025 को अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। आप सभी लोग इसको जानते होंगे, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत, और 1 जनवरी 1949 को अर्थात 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का जो है क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, आप जानते होंगे इसके बारे में कल हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम गतिविधियों के लिए राज्य केंद्र शासित देश क्षेत्र विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के आधार पर धन आवंटित किया जाता है। 2005 में सरकार ने कुष्ठ उन्मूलन के लिए इसको पुरस्कार भी दिया गया। सरकार ने 2023 में कुष्ठ निवारण कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 2027 तक क्या करना है? 27 तक सरकार को कुष्ठ के मामले को, कुष्ठ के संचरण को पूरी तरीके से रोकना है। ठीक है, चलिए। उत्कल दिवस, जिसे उड़ीसा का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, कहा जाता है, और इसको जो है ये 1 अप्रैल को मनाता है अपने आप पे। ठीक है, और आप जानते होंगे कि 1936 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उड़ीसा का जो है क्या हुआ? गठन हुआ। भारतीय सेना का कमांडर सम्मेलन 1 से 4 अप्रैल 2025 के मध्य में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल को नई दिल्ली में नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को लॉन्च किया है, और हाल ही में भारत और जापान के बीच तीसरी अंतरिक्ष यात्रा जो है 1 अप्रैल को जापान के टोक्यो में आयोजित की गई। ठीक है, चलिए तो आगे। अब भैया आज का पहला टॉपिक है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म एक प्रकार की बीमारी होती है, खासकर बच्चों में पाई जाती है। ऑटिज्म में क्या होता है कि हम सामान्य मनुष्य की तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, और कई चीजें हमें पसंद नहीं आती हैं। इसका जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट माइंड पर हमारे होता है। बहुत ज्यादा तेज अगर लाइट है, प्रकाश है, हमें उससे परेशानी होती है। बहुत लोगों के बीच हम बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है। तेज आवाज हमें पसंद नहीं होती, और कई अन्य सारे कारक जो है इस पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खासकर अमेरिका में जो है ये बीमारी ऑटिज्म की देखी जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अनुवांशिक, इसका जो है जेनेटिक कारण इसका होता है। जो ये आपका ऑटिज्म है, इसका 2 कारण बताए जाते हैं। पहला बताया जाता है कि ये क्या है? जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। और एक कहा जाता है कि जो पर्यावरणीय, जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, यानी कि जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, वह भी इसके लिए क्या है? जिम्मेदार कारकों में से एक माना जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है। आप जानते हो कि पर्यावरणीय प्रदूषण न सिर्फ आपको जो है आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ट्रैक को जो है डिस्टर्ब करता है, बल्कि मस्तिष्क संबंधी जो है विकार आपको बहुत ज्यादा फैलाता है। कौन? पर्यावरणीय प्रदूषण अपने आप। यानी कि एनवायरमेंट में जो बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है अलग अलग प्रकार का, चाहे वो एस्बेस्टॉस प्रदूषण हो, चाहे वो आपका पानी के से संबंधित कोई HG का प्रदूषण हो, आर्सेनिक का प्रदूषण हो, वायवीय प्रदूषण का हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO का हो, कोई भी नाइट्रस ऑक्साइड हो, ये सभी प्रदूषण आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे अलग अलग प्रकार के डिजीज जो है आपकी बॉडी में कॉज होती हैं।
राइट। तो ऑटिज्म भी कहीं ना कहीं पर्यावरणीय प्रदूषणों से फैलने वाला एक प्रकार का रोग है, खासकर बच्चों में पाया जाता है, जिसके लिए जेनेटिक कारक भी कहे जाते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो मनुष्यों में फैलता है, लेकिन जो है बच्चों में ज्यादा फैलता है, और फीमेल के कंपेरिजन में मेल में ज्यादा जो है इसका जो है प्रकोप देखा गया है। याद रहेगा पॉइंट है। चलिए, तो विश्व ऑटिज्म दिवस या जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रति लोगों को जागरूक करना है, जागरूकता फैलाना है इसके प्रति लोगों को, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया, अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहली बार दरअसल इसे 2 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। 2008 बहुत पहले टाइम हो गया, हम लोग का हाई स्कूल वगैरह हुआ था उस टाइम। चलिए, इस देश की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की जाती है, आप जानते होंगे, ठीक है। थीम क्या है, थीम है न्यूरो डायवर्सिटी, ठीक है, को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, ये इसकी क्या है, थीम है, ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की। ओके, नाउ क्वेश्चन इस पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है, बताओ सही कि नहीं सही है। 2 अप्रैल को है, आगे बढ़िए। और न्यूरो डायवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, ये क्या है, ये इसकी क्या है, थीम है इस बार की, ठीक है। यहां पर थीम रह गया है, इसलिए लिखिए कि इस वर्ष की थीम है न्यूरो डायवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है कथन रॉन्ग है, ठीक है। क्या बताना है, कौन सा कथन रॉन्ग है, यहां पे लिख लीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेकिन इसके पहले लिख लीजिएगा यहां पर 2 चीज आप इसमें छूट गया है। आप यहां पर लिख सकते हैं कि उपरोक्त कथनों में कौन सा एक जो है कौन सा सही नहीं है, ऐसा कर लीजिए, या फिर यहां पर लिख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करते बताइए कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। आप ये कर लीजिए, छूट गया यहां पर। तो कौन सा कथन सही नहीं है, अगर आप इस पर विचार करेंगे कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला जो कथन है आपका एक वाला, ये सही नहीं है, क्योंकि यहां पर 4 अप्रैल लिखा हुआ है, जबकि वर्ल्ड ऑटिज्म जो डे है वो 4 अप्रैल को नहीं बल्कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। ये क्या है, गलत है। और थीम क्या है इसकी, थीम है इसकी आपकी ये है, इसकी थीम है ये अपने आप में, ठीक है। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा एक बार। चलिए, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है। आप कहेंगे सर ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ये रिपोर्ट जारी की गई यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को वैसे भी चर्चाओं में रहता है, जिसके महानिदेशक जो कौन है, आंद्रे एजोले जी हैं। और यूनेस्को ने जो रिपोर्ट जारी की है वो कही है कि विद्यालयों में जो खाना मिलता है वो पोषण युक्त होना चाहिए, न्यूट्रिशन युक्त होना चाहिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, अगर बच्चों में जो है अच्छा भोजन के माध्यम से अगर उनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाते हैं तो कुपोषण से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। इसके लिए जो है यूनेस्को ने कई प्रकार के सलाह भी दी हैं अलग अलग देशों को भी, भाई जो प्राथमिक बच्चे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर मिड डे मील दिया जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ पर मिड डे मील के साथ में और कई अन्य चीजें दी जाती हैं ताकि बच्चों का स्वास्थ्य क्या रहे, बढ़िया रहे, खाना वो ठीक ठाक से खाएं और आगे बढ़े अपना। तो इसी को लेकर के यूनेस्को ने रिपोर्ट जारी की है कि भाई ऐसा है, देखो बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं और ऐसे में जो बच्चे होते हैं वैसे भी देश का भविष्य होते हैं, और अगर पहले उनको बीमारी ने जकड़ लिया तो फिर कैसे होगा, मामला आगे बढ़ेगा। इसीलिए रिपोर्ट जो जारी की गई, इस रिपोर्ट में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की गई है कि भाई विद्यालयों में अच्छा भोजन, सुपाच्य भोजन, पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए, जिससे जो मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, जो बाकी फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो ना हो और बच्चे जो है हष्ट पुष्ट होकर के आगे बढ़े अपने आप पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं। तो 27 और 28 मार्च 2025 को फ्रांस द्वारा आयोजित न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ कार्यक्रम, ठीक है, के मौके पर यूनेस्को ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, यानी कि शिक्षा और न्यूट्रिशन दोनों जरूरी हैं, यानी कि एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल, ठीक है, लर्न टू ईट वेल। अब इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाई ये किससे संबंधित ये रिपोर्ट है नामक एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट को रिसर्च कंसोर्टियम फॉर स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के सहयोग से तैयार किया गया है। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में भारत समेत कई देशों की सकारात्मक पहलों को भी उल्लेखित किया है या उल्लेख किया है। आप जानते होंगे भारत सरकार मिड डे मील के माध्यम से बच्चों में
पोषण युक्त खाना को बढ़ावा देती है और काफी टाइम से ये लागू भी है। हालांकि बड़ा करप्शन भी इसमें देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ठीक है, अपने आप में बच्चों को दिया जाता है। लेकिन एक उसका दूसरा जो एक पहलू है वो ये है कि बच्चे पढ़ने से ज्यादा खाने पर विशेष ध्यान देने लगते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या के रूप में जो है सामने देखने को मिलता है। अच्छी भी बात है, थोड़ा सा खराब बात भी है इसमें, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ब्राजील में राष्ट्रीय स्कूल भोजन कार्यक्रम में अल्ट्रा प्रोसेस्ड उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब अच्छा, मिड डे मील पर कहीं प्रश्न आ गया तो ये बात लिखना नहीं है नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। अगर क्रिटिकली एग्जामिन मिड डे मील पर अगर लिखने के लिए आ गया तो ठीक है, तब तो आप लिखिएगा, लेकिन अगर क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करने के लिए आया तो नेगेटिव पॉइंट कभी मत लिखिएगा, ठीक है। सरकार की किसी भी योजना की आपको बुराई नहीं करनी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये स्पेशल पॉइंट है आपके लिए। पता चले कि रिजर्वेशन पर आपके सामने प्रश्न आ गए, अब आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एकदम से मन में खुंदस खाए हुए हो, लिखना शुरू कर दिया अक्षर के खिलाफ, नहीं करना है भाई साहब, ठीक है। सबको जो है जीने का हक है, सबको बराबरी पाने का हक है, इसलिए रिजर्वेशन पर या किसी अन्य चीज पर आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। आरक्षण पर क्रिटिकली एग्जाम में लिखने के लिए आए, समालोचनात्मक टिप्पणी लिखने के लिए आए, तब आप जाकर के इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आरक्षण पाने वाले में कई सारे ऐसे अधिकारी लोग होते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो चुपके से आरक्षण का लाभ उठाते हैं, तो ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो गरीब हैं, जो समाज के मुख्य धारा से पीछे आज भी हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं आप, अगर क्रिटिकली एग्जाम में लिखने के लिए आया तो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, क्योंकि ये सब बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान से लिखना होता है आपको, ठीक है। चलिए, इसके अलावा चीन में ग्रामीण स्कूलों में सब्जियों, दूध और अंडे शामिल करने से बच्चों का पोषण स्तर बढ़ा है और उपस्थिति दर में भी सुधार हुआ है। ये डेटा सब सामने आए हुए हैं। इसी तरीके से आप जानते होंगे कि भारत में भी स्कूलों में 100% उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मास्टरों को जो है, यानी टीचरों को बोला जाता है कि भाई 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें यहां पर लिखी गई है, आप इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए किस तरीके से जो है इसमें क्या कुछ हुआ है। ये सारी रिपोर्ट्स के मुख्य मुख्य बातें हैं। चलिए, यूनेस्को का देशों को सुझाव दिया गया है। सुझाव क्या है कि यूनेस्को ने सभी देशों से आग्रह किया है कि वह स्कूली भोजन में ताजे और स्थानीय उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करें और चीनी व अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की मात्रा को सीमित करें, पोषण युक्त भोजन प्रदान किया जा सके, इस तरीके से उनको जो है करना है। अब बात अगर यूनेस्को की आती है तो इसकी स्थापना नवंबर 1945 को होती है। मुख्यालय इसका पेरिस में है और महानिदेशक आंद्रे एजोले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बताइए, प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि यहां पर आप लोग गलती करते हैं। कौन सा सही नहीं है मतलब कि आपसे रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर 1 कथन क्या है कि 27 और 28 मार्च 2025 को फ्रांस द्वारा आयोजित न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ कार्यक्रम के मौके पर यूनेस्को ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक एक रिपोर्ट जारी की है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो ऐसी रिपोर्ट तो जारी की गई है। दूसरा, इस रिपोर्ट को आईएमएफ के सहयोग से जारी किया गया। नहीं भाई साहब, आईएमएफ के सहयोग से नहीं जारी किया गया। तो यह कथन क्या है आपके सामने, गलत है। और क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो 2 वाला कथन सही नहीं है। और अब आप यहां पर कूट में देख लीजिए कि केवल 2 कहां पर लिखा है, तो यहां पर लिखा हुआ है बी, तो बस आपका हो गया उत्तर सही। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, सनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट नेस्ट, ये अभी चर्चाओं में, हालांकि इस पर मैंने एक प्रश्न आपको ऑलरेडी कराया हुआ था, आप जानते होंगे। और ये जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट है, जिसको हम लोग नेस्ट बोलते हैं, ने 2 अप्रैल को अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। मैंने बताया था आपको, ठीक है। और इस दौरान आदिवासी छात्रों की शिक्षा और सशक्तिकरण अर्थात एम्पावरमेंट के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया। आप जानते होंगे कि नेस्ट के माध्यम से एकलव्य जो हमारे कॉलेज हैं, मतलब जो स्कूल हैं वो चलते हैं, एकलव्य विद्यालय के बारे में आप जानते होंगे। आदिवासियों के जो बच्चे होते हैं, जनजातीय के जो बच्चे होते हैं, जनजातीय वर्ग के, उनको पढ़ाने का जो है, लिखाने का कार्य दरअसल एकलव्य कॉलेजों में किया जाता है। आप सभी लोग इसको जानते होंगे। और सरकार इसकी समय समय पर इसकी वैकेंसी भी निकालती है, आप सभी लोग इसमें अप्लाई करते होंगे और अपनी नौकरी कुछ भी लोग कर भी रहे होंगे, ठीक है, एकलव्य कॉलेजों में। तो साल 2019 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्थापित जो आपका नेस्ट है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के, यानी जिसको हम लोग EMRS बोलते हैं, आप जानते होंगे, EMRS के नाम से ही इसकी वैकेंसी आती है ना, जानते होंगे आप संभवतः, के माध्यम से आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
जैसे केंद्रीय विद्यालय आपके होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, वैसे ईएमआरएस होते हैं, यानी कि एकलव्य जो विद्यालय, अभी बजट में भी एकलव्य कार्यों पर चर्चा की गई थी, आप जानते होंगे। तो यहां पर आप वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भवन दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए। नेस्ट ने आदिवासी शिक्षा को बेहतर बनाने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और वर्तमान में ईएमआरएस की जो संख्या 477 हो गई, यानी कि ये जो आपके एकलव्य कॉलेज की संख्या 477 हो गई, जिसमें 1,38,000 से अधिक जो है विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया? अभी तो हमने आपको बताया था कब मनाया, ये देखो यहां पर कब मनाया, ये देखो भाई साहब 2 अप्रैल को मनाया। तो बस टिक कर दीजिएगा 2 अप्रैल कहां पर है, ये बी वाले ऑप्शन में है, बस बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे। इनियोकॉस 25 अभ्यास, ठीक है, ये अभी क्या है, चर्चाओं में रहा है और भारत ने इसमें क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसका आयोजन दरअसल 31 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल 2025 के मध्य में आयोजित किया गया है और ये जो इनियोकॉस जो अभ्यास है, ठीक है, ये ग्रीस में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? ग्रीस में आयोजित किया जा रहा है और ये बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है पॉइंट को। ठीक है, 12 दिन का यह अभ्यास 11 अप्रैल तक चलेगा, 31 अप्रैल मार्च से लेकर के 11 अप्रैल तक चलेगा। ओके, भारतीय वायुसेना के दल में सुखोई 30, याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि यही प्रश्न पूछते कि ये जो आपका इयोकास 25 अभ्यास, हवाई जो अभ्यास है, इसमें भारत की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया? तो आप कहेंगे सर सुखोई 30, IL-78 और C-17 विमान इसमें जो है क्या है, शामिल हैं। तो ये परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में आयोजित इयोकॉस 25 हवाई जो है अभ्यास में भारत की तरफ से किन अभ्यासों ने भाग लिया था, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। इस अभ्यास से भारतीय वायुसेना की इसकी ऑपरेशन की क्षमता मजबूत होगी और अभ्यास में शामिल देशों के बीच में आपसी तालमेल बेहतर होगा। इसमें कई देश जो है शामिल होते हैं और आपस जब आपसी तालमेल, इससे निश्चित तौर पर बेहतर होगा, क्योंकि भाई जब कई देश पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके आपस में जो भी सामंजस्य होता है क्या बढ़िया होगा और एक दूसरे की रक्षा प्रणालियों के बारे में जानने और सीखने को मौका भी मिलेगा और आपस में जो है चीजें बेहतर तरीके से वो काम करेंगे। ठीक है, चलिए। इस अभ्यास में भारत ने 2023 में जो है पहली बार पार्टिसिपेट किया था, तो अभी बड़ी दूर की बात नहीं है, जल्दी में 25 चल ही रहा है, 23 में पहली बार इयोकॉस में भाग लिया भारत ने। ग्रीस के बारे में, अब ग्रीस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्रीस आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री इसके क्यूरिकोस मित्सोटाकिस है, राजधानी इसकी एथेंस है, करेंसी यहां की यूरो है और ग्रीस की सीमा से लगे हुए जो अगर कुछ देश हैं, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उस देश में आपका अल्बानिया आ जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमा से लगे देश अल्बानिया उत्तर पश्चिम में है, आपका अल्बानिया उत्तर पश्चिम में है। अब देखो मैप में कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बड़ा कठिन भाई साहब, ये तो खतरनाक लग गया है। तो आप देखिए, सर्च कर लीजिएगा यहां पर कहीं पर, ठीक है, क्योंकि मैप थोड़ा सा मिला कुछ गलत सा लग गया है, इसमें एग्जैक्ट सारी चीजें नहीं दी गई हैं। ठीक है, अब बाकी अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ इधर बगल में वे ऑफ विस्ट्री है, इधर कई सारी चीजें आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए। उत्तरी मैसेडोनिया उत्तर में है आपके, उत्तरी मैसेडोनिया अब यहां पर दिया नहीं है, ग्रीस तो यह है चर्चाओं में, ठीक है, लेकिन यहां पर अलग अलग दिया नहीं, कंट्री नहीं दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार अच्छे से आप लोग एक बार जूम करके इसको देख लीजिएगा। चलिए, बुल्गारिया उत्तर में और तुर्की पूर्व में है। ये क्या है, इसके सीमा से लगे हुए कुछ देश हैं, जो कि ग्रीस है, ग्रीस की सीमा से लगे हुए कुछ कुछ देश हैं। इसको आप लोग जो है क्या करिएगा, मैप से जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। इनियोकॉस अभ्यास 2025 का आयोजन कहां किया गया? अमेरिका, पाकिस्तान, ग्रीस या भारत? कहां पर किया गया? तो ये किया गया कहां पर? ग्रीस में। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो आपकी राजधानी और ये करेंसी है, प्रधानमंत्री हैं, इन पर खूब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको आप लोग निगलेक्ट मत क्या करिए, इनको आप लोग अच्छे से रेडी कर लिया करिए। ओके, चलिए। इनियोकॉस अभ्यास 2025 का आयोजन ग्रीस में किया गया, ठीक बात है, उत्तर नंबर सी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, वायु स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर WHO का वैश्विक सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया था और कई बातें इसमें लिखी गई हैं, बताई गई हैं। तो इस सम्मेलन को WHO और कोलंबिया ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है। आप मुझे नहीं जानते होंगे, अर्थात अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखते होंगे तो WHO के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप जानते हैं WHO के बारे में तो मुझे बताओ कि इस समय WHO के अध्यक्ष कौन है?
एक कमेंट तो मुझे आप ये कर दो, बता दो। और WHO की स्थापना कब होती है ये बता दो। और जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, अर्थात इसका मुख्यालय कहां पर है। ये 3 प्रश्न मुझे फटाफट आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं उनके अध्यक्ष के बारे में, उनके मुख्यालय के बारे में और उनकी स्थापना वर्ष के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, और उस संबंधित ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश शामिल हैं यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करिए, इसको जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप लोग प्लीज, ठीक है। चलिए, उद्देश्य जो इसका है क्या है, यानी कि जो ग्लोबली जो समिट हुआ है इसका मेन मोटो क्या है, मेन मोटो है स्वच्छ वायु, क्लीन एयर और स्वच्छ ऊर्जा जो है, ठीक है, क्लीन एनर्जी प्राप्त के लिए तथा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्यवाहियों पर में तेजी लाना। आप जानते होंगे जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय प्रदूषण फैल रहा है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हमारे पास स्वच्छ वायु हो, स्वच्छ ऊर्जा हो और जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज पर हम लोग क्या करें, रोक लगा सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसी के लिए समिट का आयोजन किया गया था। और आप जानते होंगे कि स्वस्थ वायु पर, स्वस्थ ऊर्जा पर, स्वच्छ ऊर्जा पर और जलवायु परिवर्तन पर अलग से प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग क्या काम करिएगा, इस पर अलग से प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए। भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्षित उपायों के माध्यम से 2040 तक वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, अर्थात अपनी जो इन्होंने कमिटमेंट किया होता उस कमिटमेंट को कहा है कि भाई ठीक है हम इसको सही करेंगे। अब आप बताइए प्रश्न कि वायु स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर WHO का वैश्विक सम्मेलन को WHO और किस देश ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। तो ये WHO और कोलंबिया है ना, ए यानी कि WHO और कोलंबिया हो जाएगा आपका, ठीक है। नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप 2 दिवसीय भारत के दौरे पर अभी हाल ही में आए हुए हैं और इन्होंने जो है नीदरलैंड जो है, अगर आप बात करेंगे नीदरलैंड के विदेश मंत्री कौन है, कैस्पर वेल्डकैंप, तो इनका नाम पूछ सकता है। और 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं और भारत के साथ रिश्ते नीदरलैंड के अच्छे हैं, ठीक ठाक है, और इन्हीं चीजों पर बात करने के लिए वो दरअसल आए हुए हैं, यहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे और अपना बातचीत करेंगे, है ना। तो नीदरलैंड यूरोप के उत्तर पश्चिम में समुद्र के किनारे स्थित देश आप जानते होंगे और इसे हॉलैंड भी कहते हैं, और किंतु इसका राष्ट्रीय नाम नीदरलैंड भी है। ओके, और इसका अधिकांश क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचे है, जिसके कारण इसका नामकरण जो है हुआ है नीदरलैंड। ओके, चलिए। नीदरलैंड की सीमाएं पूर्व में जर्मनी से लगती हैं। क्या नीदरलैंड की सीमाएं, ये नीदरलैंड है, पूर्व में यहां पर आप देख पा रहे होंगे जर्मनी है आपके सामने, ठीक है। तो जर्मनी और दक्षिण में बेल्जियम से लगती हैं। दक्षिण में अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा कौन सा, बेल्जियम में दिख जाएगा, ठीक है। तो पूर्व में क्या है, इसके जो है नीदरलैंड के जर्मनी है, दक्षिण में आपका बेल्जियम है, ठीक है। जबकि उत्तर और पश्चिम में उत्तरी सागर स्थित है। उत्तर और पश्चिम में ये जो आप एरिया देख पा रहे होंगे उत्तरी सी है, नॉर्थ सी यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए पूरा का पूरा आपका जो पश्चिम का एरिया है और ये जो आपका उत्तर का एरिया है ये पूरा का पूरा क्या है, नॉर्थ सी का है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे नीदरलैंड के, ठीक है। तो ये आपके क्या के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, जूम करके दिखा दूं आप लोग को, चलो देख लो थोड़ा सा, नहीं तो कहोगे सर जी पता नहीं क्या होता है। देखो ये देखो, नीदरलैंड के पूर्व में जर्मनी हो गया, ठीक है, दक्षिण में जो है आपका बेल्जियम हो गया, और इधर अगर आप देखेंगे तो ये आपका प्रॉपर तरीके से क्या है, नॉर्थ सी का एरिया है। आप इधर पश्चिम में और उधर उत्तर में आप देखेंगे तो ये सब पूरा का एरिया है ना, एरिया पूरा का पूरा, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, चलो। करेंसी इसकी क्या है, यूरो है और राजधानी एम्स्टर्डम है। तो ये भी आपके लिए हो जाता है महत्वपूर्ण। अब बताइए प्रश्न आप लोग, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है। नंबर 1, नीदरलैंड के विदेश मंत्री कौन है, कैस्पर वेल्डकैंप है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जितने भी राजधानियां हैं और जिनके जिनके राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री भारत देश की यात्रा पर आए हुए हैं, उन सभी के पीएम के बारे में, उन सभी के प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, और वहां की करेंसी क्या है, अर्थात वहां की मुद्रा क्या है, वहां की राजधानी क्या है, ठीक है, और वहां की प्रमुख जो अगर कोई नदी है, ठीक है, कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, कोई क्या है, ज्वालामुखी है, कोई बड़ा पर्वत या झील है, तो उस संबंधित देश के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लिया करिए। अब यहीं से स्टैटिक पोर्शन आपका बनता है,
और फिर आप नहीं पढ़ोगे तो कहोगे सर जी आउट ऑफ सिलेबस आ गया, सर जी फला आ गया, ढिमका आ गया। कोई भी न्यूज चर्चाओं में रहा करे तो डायनेमिक पोर्शन के साथ में उसके स्टैटिक पोर्शन को आप लोग जरूर तैयार किया करिए। अगर नीदरलैंड चर्चाओं में है तो नीदरलैंड के पीएम कौन है, वहां के प्रेसिडेंट कौन है, वहां की प्रमुख नदी कौन सी, वहां के प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है, वहां पर उसकी करेंसी क्या है, उसकी राजधानी क्या है, वहां पर क्या कुछ चीजें फेमस हैं, ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ महाद्वीप में स्थित है यह भी आपको याद होना चाहिए, और क्या वो देश किसी खास संगठन में भी शामिल है यह भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सब जानकारी आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जानकारी जो है मजबूत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर रहेंगी, यहां आप यूं कह सकते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री है, पुर्तगाल और स्लोवाकिया, ठीक है। और इन दोनों देशों की यात्राएं जो है बहुत लंबे समय के बाद कोई जो है राष्ट्रपति कर रही हैं। ऐसे में पुर्तगाल और स्लोवाकिया के ऊपर प्रश्न बनना स्वाभाविक है, जिसको आपको रेडी करना है, ठीक है। तो इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है, ये इसका मोटो है। बिल्कुल सही बात है। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हो गए हैं, और इसलिए यह यात्रा क्या हो जाती है, आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। ओके, इससे पहले 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने पुर्तगाल की यात्रा की थी। उसके बाद अब राष्ट्रपति जो है, जो आपकी मुर्मू जी हैं, वो यात्रा कर रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। सोचिए कि पुर्तगाल इतने साल तक कोई राष्ट्रपति गया ही नहीं अपने आप पे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेनेग्रो और संसद अध्यक्ष जोस पेड्रो अग्यूर बांक्रो से मुलाकात करेंगी। अब ये जो राष्ट्रपति के नाम है ये आपके लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका नाम याद रखना है, यहां के प्रधानमंत्री का भी नाम याद रखना है, और यहां के संसद के अध्यक्ष का भी नाम आपको याद रखना है। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। अब बात अगर संसद की आ गई तो एक प्रश्न आप एग्जाम में और पूछा जाता है कि जो अलग अलग देश हैं उनकी संसद को क्या कहते हैं। यह भी फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, आपको तैयार करना है आज ही लूसेंट की किताब से। लूसेंट जो आपकी जीएस वाली आती है ना, उसको मंगा लीजिएगा, आपने नहीं मंगाई है। लूसेंट सामान्य अध्ययन की में बहुत सारे फैक्ट आपके दिए हैं, तो वहां पर अलग अलग देशों की संसद को किस नाम से जानते हैं वो वहां पर दिया गया है, ठीक है। तो आपको संसद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। संसद जो अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग कंट्री के बारे में, ठीक है। और अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो संसद का जो चैप्टर आपके लक्ष्मीकांत में दिया गया है या परीक्षावाणी में दिया गया है, वहां पर संसद से संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो यह भी आप लोग आज ही क्या करिएगा, रिवीजन के लिए मेरे कहने पर आप लोग संसद वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुर्तगाल की यात्रा करने के बाद राष्ट्रपति जी 9 अप्रैल को स्लोवाकिया थी, ठीक है, मतलब जाएंगी, ठीक है। और स्लोवाकिया की यात्रा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्लोवाकिया की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि 30 वर्षों में या किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली स्लोवाकिया यात्रा होगी। तो दोनों देशों की यात्रा बहुत लंबे समय के बाद हो रही है किसी भी राष्ट्रपति की, इसलिए दोनों देश क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्लोवाकिया में राष्ट्रपति मुर्मू, वहां के राष्ट्रपति कौन है, पीटर पेलेग्रिनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और संसद अध्यक्ष रिचर्ड रासी से मुलाकात करेंगी। तब देखो ये इनके भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या हो जाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम आपको याद होना चाहिए। और आज मैप में भी आप लोग पुर्तगाल और स्लोवाकिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैंने आज मैप के बारे में नहीं बताया, लेकिन आप लोग स्लोवाकिया के आसपास के देश, पुर्तगाल के आसपास के देश, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और पुर्तगाल तो वैसे भी ऐतिहासिक कारणों के साथ में महत्वपूर्ण है। पुर्तगाली कब आए थे यहां पर भारत में, कुछ याद है आपको, नहीं याद है, इस पर भी प्रश्न स्टैटिक पोर्शन में पूछ लेगा आपसे। अब नहीं पढ़े रहोगे तो गोलगप्पे से बैठ जाओगे। अब चूंकि चर्चाओं में है पुर्तगाल, और पुर्तगाल आप इतिहास में भी पढ़ते हैं, ऐसे में आपके पुर्तगाल से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो बिना देरी के आज पुर्तगाल के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब चूंकि पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा फ्रांसीसी के बारे में पढ़ लीजिएगा, डच के बारे में पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जब भी कोई चीज चर्चाओं में रहेगी तो उसके आसपास जो भी जानकारियां होती हैं, अगर आप उनको पढ़ते हुए चलेंगे, आप कहीं मानिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहेगी, ठीक है। बाकी स्लोवाकिया के बारे में यहां पर लिखा गया कि व्यापार पर और संस्कृति तकनीकी पर चर्चा यहां पर इस बैठक में संपन्न होगी, ठीक है। चलिए अब बताइए
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 10 मार्च तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर थी। नहीं भाई साहब, अप्रैल में थी, मार्च में कहां थी? तो ये गलत कथन है आपका, है ना। ये अप्रैल होगा बाबू, क्या होगा? अप्रैल होगा, ठीक है। तो बस इसको कर दीजिए रॉन्ग। दूसरा, इससे पहले 1998 में राष्ट्रपति KR नारायण ने पुर्तगाल की यात्रा की है, ठीक है, ये सही है। तो क्या पूछा है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है? तो बस एक वाला कथन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग मिशन के तहत रोलिंग प्रयोग पूरा कर लिया है। डॉकिंग अनडॉकिंग मैंने बताया भी था, आपको समझाया भी था, ठीक है। तो अभी इसमें एक रोलिंग प्रोसेस होती है, उसको पूरा कर लिया है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडैक्स मिशन आप जानते होंगे के तहत रोलिंग प्रयोग पूरा कर लिया, यानी कि एक बड़ी उपलब्धि अब जो है इसरो ने और हासिल कर ली है। इसकी पुष्टि करते हुए इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। ये भी आपके लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट, इसरो के अध्यक्ष के बारे में कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इन्होंने कहा कि इसरो को विभिन्न परिस्थितियों में डॉकिंग करनी होगी जिनमें से कुछ को वर्तमान मिशन के हिस्से के रूप में आजमाया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। रोलिंग या रोटेटिंग प्रयोग में उपग्रहों में से किसी एक की परिक्रमा करना शामिल है ताकि उपग्रह की चाल पर नियंत्रण की पुष्टि की जा सके अपने आप पे। तो ये अपने आप एक बड़ी प्रोसेस थी जिसको पूरा कर लिया गया है, तो ये सभी चर्चाओं में है। यह प्रयोग इसरो को यह समझने में मदद करेगा कि डॉकिंग के लिए किसी वस्तु को विभिन्न दिशाओं से वांछित स्थान पर लाने के लिए क्या करना पड़ता है। रोटेट होगा ना ये चीज अपने आप में, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह इसरो को यह जानने में भी मदद करेगा कि डॉकिंग को लंबवत रूप से किया जा सकता है या नहीं। डॉकिंग और डॉकिंग, ठीक है, अंतरिक्ष यानों को जोड़ना और अलग करना अपने आप पे, ठीक है, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। ओके, चलिए अब बाकी चंद्रयान 4 के मिशन में भी ये हेल्प करेगा, ऐसा यहां पर लिखा गया है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? नंबर 1, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग मिशन के तहत रोलिंग प्रयोग पूरा कर लिया है, ठीक बात है। रोलिंग या रोटेटिंग प्रयोग में उपग्रहों में से किसी एक की परिक्रमा करना शामिल है ताकि उपग्रह की चाल पर नियंत्रण की पुष्टि की जा सके, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं। यानी कि उपयुक्त कथनों में कौन सा से कथन सही हैं? दोनों कथन सही हैं, यानी कि एक सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि बताओ आप लोग पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है भैया कब? आप लोग इसका उत्तर आपको बताना है आपको, ठीक है। अब बाकी ये हमारे सामने टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है 12,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से, और पीसीएस की मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन कार्यक्रम भी चल रहा है। इन दोनों को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए 8604409201 पर संपर्क आप मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको निबंध लिखना है, ठीक है। किस पर लिखना है? शिक्षित भारत सक्षम भारत, इस पर आपको निबंध लिखना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिखेंगे। इसके अलावा यूपीपीसीएस के अलावा जो है आरओ का एक टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है क्रैश कोर्स के नाम से, ठीक है, बहुत ही अच्छी है, जिसमें आपको हिंदी का वीडियो लेक्चर दिया जाएगा और इसके अलावा इसमें टेस्ट आपको दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। और जीएस प्लस हिंदी वाले टेस्ट में आपको जो है 120 क्वेश्चन डेली दिए जाएंगे। उसमें से इस 120 क्वेश्चन में से आपको 70 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे, 30 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स के। और संडे को आपको 200 क्वेश्चन का एक पूरा कंपैरिजन मिलेगा फुल लेंथ टेस्ट का। और ये अभी ऑफर में है, 7 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है और आप लोग इसको ज्वाइन करिएगा। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है ये, और इसमें आपको हिंदी का प्री का वीडियो लेक्चर भी दिया जाएगा, यानी कि एक नॉर्मल सी फीस पर आपको बहुत कुछ देने वाला इसमें जो है हम लोगों ने प्रावधान किया है। और 12,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से आपको इसको कराया जाएगा, ठीक है। यहां पर इसके डिटेलिंग यहां पर लिखी है, और इसके लिए आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। यहां पर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, टू ज्वाइन कॉल यहां पर आप इस पर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये जो नंबर यहां पर कॉन्टैक्ट दिया गया है 8604409201 और 9506742546, इस पर आप जो कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण जो है डिटेल्स, और बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। अगले दिन हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़िए, रिवीजन प्लीज करते रहिएगा। और जो टास्क मैं आपको देता हूं, जो मैं होमवर्क देता हूं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग उस पर काम किया करिए, उसको इग्नोर मत किया करिए, उसको डायरी में नोट डाउन कर लिया करिए। और जब आप जो है करंट अफेयर्स क्लास देख लिया करें तो उसी समय कर लिया करिए,
बेहतर तो यही होगा कि अगर आपके पास समय रहता है तो उसी समय कर लिया करें, या फिर आप जो है रात में बैठ करके जो हम सुबह देते हैं होमवर्क उसको कर लिया करिए। आप इसको एक बार करके देखिए और फिर देखिए कि आपको कितना बेहतर फायदा को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से दीजिएगा क्योंकि परीक्षा आपकी आने वाली है। ऐसे में आपका हेल्थ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप हमारे लिए कीमती हैं, महत्वपूर्ण हैं। मिलेंगे कल हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।